अब हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। ओवरव्यू देखें इन्फ्लामेशन का और डेफिनेशन और जनरल फीचर। तो इन्फ्लामेशन असल में एक रिस्पॉन्स होता है वैस्कुलराइज टिश्यू का, ठीक है, टू द इन्फेक्शंस एंड द टिश्यू डैमेज। उस टिश्यू डैमेज को रिस्पॉन्स होता है जिसका वैस्कुलराइज टिश्यू का, जो सेल्स को ब्रिंग करता है और मॉलिक्यूल्स को ऑफ द होस्ट डिफेंस सर्कुलेशन में से टू द साइड जहाँ पे वो चाहिए होते हैं टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट्स, ठीक है। ऑल्दो इन कॉमन एंड मेडिकल ले प्रैक्टिस इन्फ्लामेशन सजेस्ट करता है हार्मफुल रिएक्शंस। ये असल में एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। हमें ऐसा लगता है कि हार्मफुल रिएक्शन लेकिन प्रोटेक्टिव होता है, जो कि इसेंशियल होता है फॉर द सर्वाइवल। ये सर्व करता है टू गेट रिड ऑफ होस्ट ऑफ वो द इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी से, जैसे कि माइक्रोब्स या टॉक्सिन, उनसे जान छुटाए, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इंजरी जैसे नेक्रोटिक सेल्स से और टिश्यूज से। मीडिएटर्स जो होते हैं ना डिफेंस के, उसमें फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, एंटीबॉडीज़ भी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। मोस्ट ऑफ दीज नॉर्मली सर्कुलेट कर रही होती है हमारे ब्लड में, जहाँ पे ये सीक्वेस्टर हो जाती हैं ताकि डैमेज ना करें नॉर्मल टिश्यूज़ को, लेकिन रैपिडली रिक्रूट होती हैं किसी भी साइट इन द बॉडी। यानी नॉर्मली जो है ना सीक्वेस्टर्ड होती हैं, तो ये किसी को टिश्यू को डैमेज नहीं करेंगे लेकिन जब कोई इंजरी होगी तो ये रिक्रूट होगी किसी साइड पे, ठीक है। कुछ जो है ना सम ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आल्सो रिजाइड कर रहे होते हैं टिश्यूज़ में, जहाँ पे वो फंक्शन कर रहे होते हैं सेंटिनल्स की तरह, ऑन द लुक आउट फॉर द थ्रेट। इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन जो है ना वो डिलीवर करता है ल्यूकोसाइट्स को भी और प्रोटीन्स को भी टू द फॉरेन इन्वेडर्स की तरफ, जैसे कि माइक्रोब्स, एंड टू द डैमेज्ड और नेक्रोटिक टिश्यू, और एक्टिवेट कर देता है उन रिक्रूटेड सेल्स को और मॉलिक्यूल्स को, जो कि फिर फंक्शन करते हैं टू एलिमिनेट द हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस। इन्फ्लामेशन के बगैर जो है ना इन्फेक्शन जो है अनचेक जाता रहेगा, वुंड्स जो है वो कभी भी हील नहीं हो पाएंगे, और इंजर्ड टिश्यू जो है ना वो परमानेंट फेस्टरिंग सोर्स बन जाएंगे। द टिपिकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो डेवलप होता है थ्रू द सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप वो इस तरह होता है। ऑफेंडिंग एजेंट जो कि लोकेटेड होता है एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में, वो पहले रिकॉग्नाइज होता है हमारे यानी होस्ट के सेल्स से और मॉलिक्यूल से रिकॉग्निशन होती है। फिर ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन रिक्रूट होती हैं सर्कुलेशन में उस साइड पे जहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट लोकेटेड है। फिर ल्यूकोसाइट और प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं असल में और वर्क करते हैं एक साथ ताकि डिस्ट्रॉय करें और एलिमिनेट करें ऑफेंडिंग सब्सटेंस को। रिएक्शन कंट्रोल भी होता है और टर्मिनेट हो जाता है उसके बाद, और डैमेज जो है ना आखिर में रिपेयर होगा। इन्फ्लामेशन दो तरह की होती है, एक अक्यूट होती है एज वेल एज दूसरी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है। इनिशियल रैपिड रिस्पॉन्स इन्फेक्शन को सबसे पहले साथ साथ टेबल भी देखते जाते हैं। देखिए अक्यूट जो है उसका ऑनसेट फास्ट होता है, वो मिनट्स या घंटों के अंदर हो जाती है इन्फ्लामेशन, और जबकि क्रोनिक ना दिनों में होती है, ठीक है। अक्यूट वाले में सेलुलर इनफिल्ट्रेट में हमें सिर्फ अक्यूट में न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे मेनली, और क्रोनिक में मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस होते हैं और लिम्फोसाइट्स भी जो है ना क्रोनिक इन्फ्लामेशन में होते हैं, ये याद रखिएगा। अक्यूट इन्फ्लेमेशन में टिश्यू इंजरी या फाइब्रोसिस जो है वो यूजुअली माइल्ड होती है, सेल्फ लिमिटेड होती है, लेकिन क्रोनिक में सीवियर और प्रोग्रेसिव होती है। लोकल और सिस्टेमिक साइन अक्यूट में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं लेकिन क्रोनिक में लेस प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। इनिशियल जो रैपिड रिस्पॉन्स होता है किसी इन्फेक्शन को और टिश्यू डैमेज को, इनिशियल रैपिड, वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। ये टिपिकली डेवलप करता है मिनट्स के अंदर या घंटों के अंदर, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है जो कि सेवरल घंटों तक लास्ट करता है या फ्यू डेज़ तक। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें एक्सुडेशन होती है फ्लूइड की और प्लाज्मा प्रोटीन्स की इडिमा हो जाती है, और इमिग्रेशन भी होती है इसमें ल्यूकोसाइट्स की प्रीडोमिनेटली, किसमें अक्यूट में ल्यूकोसाइट की इमिग्रेशन होती है और प्रीडोमिनेटली न्यूट्रोफिल्स की होती है, जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। जब अक्यूट इन्फ्लेमेशन अपना डिज़ायर्ड गोल ऑफ एलिमिनेटिंग द ऑफेंडर अचीव कर देती है तो रिएक्शन सबसाइड कर जाएगा और रेजिडुअल इंजरी जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इनिशियल रिस्पॉन्स फेल हो गया है टू क्लियर द स्टिमुलस तो रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा किसी प्रोट्रैक्टेड टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन की तरफ, जिसको हम कहेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एज डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर, क्रोनिक इन्फ्लामेशन may follow acute inflammation or arise de novo.
यानी वो डायरेक्ट भी शुरू हो सकती है या फिर एक्यूट को फॉलो कर सकती है। इट इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन होती है क्रोनिक, और ये ना ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है। इसमें लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं और मैक्रोफेजेस, जो कि प्रोलिफरेशन करवाते हैं हमारी ब्लड वेसल्स की, एंड फाइब्रोसिस भी करवा देते हैं। Inflammation is induced by chemical mediators that are produced by host cells in response to the injurious stimuli. जब माइक्रोब एंटर कर जाता है टिश्यू में या टिश्यू इंजर होता है, तो प्रेजेंस इन्फेक्शन की या डैमेज की सेंस होती है कुछ रेजिडेंट सेल्स होते हैं उनसे। अब ये रेजिडेंट सेल्स में हमारे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, और डेंड्रिटिक सेल्स एंड मास्ट सेल ये उसको करते हैं रिकॉग्नाइज, एंड अदर सेल टाइप्स। ये सेल ना मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करते हैं, साइटोकाइंस एंड अदर मीडिएटर्स, जो इंड्यूस करवाते हैं और रेगुलेट करते हैं सब्सिक्वेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ना आल्सो प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स में से, जो रिएक्ट करती हैं माइक्रोब्स के साथ या प्रोडक्ट्स ऑफ द नेक्रोटिक सेल्स के साथ। कुछ ये मेडिकेटर्स इफ्लक्स ऑफ द प्लाज्मा को प्रमोट करते हैं और रिक्रूटमेंट करवा रहे होते हैं सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स टू द साइट जहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट मौजूद है। मीडिएटर्स आल्सो क्या कर रहे होते हैं, एक्टिवेट करते हैं रिक्रूटेड ल्यूकोसाइट्स को, एक्टिवेट इन्हेंस कर रहे होते हैं उनकी एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एंड रिमूव द ऑफेंडिंग एजेंट। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द केमिकल मीडिएटर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं वो इसी टारगेट करती हैं स्पेसिफिक मीडिएटर्स को। हम डिस्कस करेंगे मीडिएटर्स इन्फ्लामेशन के डिटेल में लेटर आफ्टर अ रिव्यू द मेन स्टेप्स इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। सबसे पहले देखें तो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो इन्फ्लामेशन में हमें मिलती हैं उसको कहा जाता है कार्डिनल साइंस। उसमें हीट है, उसको कैलर कहेंगे, रेडनेस, रूबर, स्वेलिंग, ट्यूमर, पेन, डोलोर एंड लॉस ऑफ फंक्शन एंड फंक्शनलेसिया। पहले चार जो है वो डिस्क्राइब हुए हैं 2000 साल पहले रोमन इंसाइक्लोपीडिया से, जिसका नाम सेल्सस था, जिसने फिर फेमस टेक्स्ट डी मेडिसिना लिखी। और फिफ्थ वाला जो है लॉस ऑफ फंक्शन वो रुडोल्फ विर्चो ने बताया 19th सेंचुरी में, जो कि मॉडर्न है, हमारी फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी का है। ये मैनिफेस्टेशन होती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वास्कुलर चेंजेस की वजह से, ये वाली जो हमने ऊपर बताई, और ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन की वजह से, एज विल बी एविडेंट फ्रॉम द डिस्कशन दैट फॉलोज। ऑल्दो नॉर्मली प्रोटेक्टिव है, कुछ सिचुएशन में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है कॉज ऑफ डिजीज़ बन जाता है, और डैमेज कर इट प्रोड्यूस जो डैमेज वो प्रोड्यूस करता है वो डोमिनेंट फीचर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, इन्फेक्शंस को वो कंपनी होते हैं लोकल टिश्यू डैमेज के साथ और एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम के साथ, पेन एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट। टिपिकली हाउएवर ये हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सेल्फ लिमिटेड होते हैं और रिजॉल्व कर जाते हैं जैसे ही इन्फ्लामेशन अबेट करेगी, लीविंग लिटिल और नो परमानेंट डैमेज। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर मैनी डिजीजेस जिनमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मिसडायरेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल अगेंस्ट सेल्फ टिश्यूज़ होता है इन द ऑटो इम्यून डिजीजेस, अकर्स अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस जो कि इवोक करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि एलर्जीज में, या फिर एक्सेसिवली प्रोलॉन्ग जैसे कि इन्फेक्शंस में जो कि किसी माइक्रोब से होता है जो रेजिस्ट कर रहे होते हैं एरेडिकेशन को, तो इनमें मिसडायरेक्ट हो जाता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अंडरलाई करता है कॉमन क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस और लंग फाइब्रोसिस, एज वेल एज लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसी इंसेक्ट बाइट से, ड्रग्स से या टॉक्सिन से। ये हैं डिसऑर्डर जो कॉज होते हैं बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। सबसे पहले अक्यूट हैं, उनमें जैसे अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है तो उसमें जो सेल्स और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। एस्थमा में हमारी IgE एंटीबॉडीज़ होती हैं और यूजिनोफिल्स होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एंटीबॉडीज़ के कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं और न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स भी होंगे। सेप्टिक शॉक में हमेशा साइटोकाइंस होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे क्रोनिक, जैसे आर्थराइटिस है तो उसमें हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस और एंटीबॉडीज़। एस्थमा क्रोनिक वाली में यूजिनोफिल्स और IgE एंटीबॉडी सेम होंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस में मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में भी मैक्रोफेजेस लेकिन फाइब्रोब्लास्ट भी। इसमें हमने देखे कि एग्जाम्पल डिजीज़ की इनमें जिनमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है टिश्यू की इंजरी में। कुछ जैसे अस्थमा है वो प्रेजेंट करती है अक्यूट इन्फ्लामेशन या क्रोनिक इलनेस के साथ विथ रिपीटेड बाउट ऑफ अक्यूट एक्सेबरेशन।
ये डिजीज़ और उनकी पैथोजेनेसिस हम रेलिवेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फॉर दिस रीज़न अवर फार्मेसी इज़ बाउंड विद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो कि आइडियली कंट्रोल करती हैं हार्मफुल सीक्वेल को ऑफ द इन्फ्लामेशन येट नॉट इंटरफेयर विद द बेनिफिशियल इफेक्ट। इनफैक्ट इन्फ्लामेशन कंट्रीब्यूट कर सकती है वैरायटी ऑफ डिजीज़ को जो कि थॉट हैं टू बी प्राइमरीली मेटाबॉलिक डिजेनरेटिव या जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, अल्जाइमर डिजीज़ और कैंसर। हैंस एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं उनको ब्रॉडर रोल होता है देन करंटली इंडिकेटेड इन द रिकॉग्निशन ऑफ द वाइड रेंजिंग हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इन्फ्लामेशन। द lay press has rather melodramatically referred it as the silent killer. Not only excessive inflammation but also defective inflammation is responsible for the serious illness. Too little inflammation जो कि typically manifest होती है by increased susceptibility to infection, यानी इसमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, तो वो ऑफन कॉज होती है बाय रिड्यूस नंबर ल्यूकोसाइट्स की वजह से रिजल्टिंग फ्रॉम द बोन मेरो के ट्रांसप्लांट, रिप्लेसमेंट ऑफ द बोन मेरो बाय कैंसर्स, या फिर सप्रेशन ऑफ द मेरो बाय द थेरेपीज फॉर द कैंसर एंड द ग्राफ्ट रिजेक्शन। रिकॉल करें कि ल्यूकोसाइट्स जो कि सेल है हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के, वो प्रोजेनिटर सेल्स इन द बोन मेरो से आते हैं। हेंस कोई कॉम्प्रोमाइज बोन मेरो का फंक्शन डिमिनिश कर देगा जनरेशन मेच्योर ल्यूकोसाइट्स की। इनहेरिटेड जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ ल्यूकोसाइट के फंक्शन की रेयर डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये प्रोवाइड करती हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ल्यूकोसाइट के रिस्पॉन्स का। ये कंडीशन चैप्टर 5 में हम देखेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस। इन्फ्लामेशन टर्मिनेट हो जाती है जब अफेंडिंग एजेंट ही जब निकल जाए, एलिमिनेट हो जाए, रिएक्शन रिजॉल्व कर जाएगा क्योंकि मीडिएटर्स ही ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और डिसिपेट हो जाते हैं, और ल्यूकोसाइट के शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है टिश्यू में। इन एडिशन एंटी इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी, और सर्व करेगा टू कंट्रोल द रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग एक्सेसिव डैमेज टू द होस्ट। आफ्टर इन्फ्लामेशन अचीव हो जाती है तो उसका गोल ऑफ एलिमिनेटिंग द ऑफेंडिंग एजेंट इज सेट इनटू द मोशन, द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर। रिपेयर कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ इवेंट्स का जो कि हील करता है डैमेज टिश्यू को। इस प्रोसेस में जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो रिप्लेस हो जाता है रीजनरेशन ऑफ सर्वाइविंग सेल के साथ एंड फिलिंग द रेजिडुअल डिफेक्ट्स विद कनेक्टिव टिश्यू यानी स्कारिंग। ये चैप्टर जो है ना वो बेसिकली डिस्क्राइब करेगा इटियोलॉजी ऑफ एंड स्टिमुलाई फॉर द इन्फ्लामेशन, और फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, मीडिएटर्स होंगे और मॉर्फोलॉजिक पैटर्न होगा अक्यूट इन्फ्लामेशन का। ये फॉलो होगा बाय डिस्कशन ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एंड देन द प्रोसेस ऑफ द टिश्यू रिपेयर। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है ना वो ट्रिगर होते हैं वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई से। सबसे पहले इन्फेक्शंस हैं। अब देखिए कोई वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स जो है वो अमंग द मोस्ट कॉमन और मेडिकली इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं इन्फ्लामेशन के। डिफरेंट इन्फेक्शियस पैथोजन एलिसाइड करेंगे डिस्टिंक्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, फ्रॉम माइल्ड अक्यूट इन्फ्लामेशन से लेके जो कॉज कराए लिटिल या नो लास्टिंग डैमेज टू सक्सेसफुली एंड एरेडिकेट कर देंगे इन्फेक्शन को, टू सिवियर सिस्टेमिक रिएक्शन जो कि फैटल भी हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग करेंगे क्रोनिक रिएक्शन तक जो कि एक्सटेंसिव टिश्यू इंजरी करवाएं। मॉर्फोलॉजिक पैटर्न जो है रिस्पॉन्स का वो यूज़फुल होता है इन आइडेंटिफाइंग इट्स इटियोलॉजी। ये डिस्कस हुआ है इन दिस चैप्टर। लेटर टिश्यू नेक्रोसिस एलिसाइड करती है इन्फ्लामेशन को। दूसरा फैक्टर है टिश्यू नेक्रोसिस, उससे भी इन्फ्लामेशन होती है रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ सेल डेथ, जो इंक्लूड करता है या तो इस्कीमिया होती है, रिड्यूस ब्लड फ्लो, द कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या किसी ट्रॉमा की वजह से, और फिजिकल एंड केमिकल इंजरी जैसे थर्मल इंजरी हो जाए, बर्न्स, फ्रॉस्ट बाइट वगैरह में, इरेडिएशन, एक्सपोजर टू द सम एनवायरमेंटल केमिकल्स। सेवरल मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं नेक्रोटिक सेल में से, इनको कहा जाता है ये नॉन है टू ट्रिगर द इन्फ्लामेशन। सम ऑफ दीज आर डिस्क्राइब्ड, हम बाद में लेटर देखेंगे। दूसरा हमारा हो सकता है कॉज जो इन्फ्लामेशन का फॉरेन बॉडी, जैसे स्प्लिंटर्स हो गए, डर्ट हो गए, सूचर्स हो गए, ये भी इन्फ्लामेशन एलिसाइड करवाते हैं देमसेल्फ, या क्योंकि ये ट्रॉमेटिक टिश्यू इंजरी करवाते हैं, या फिर या तो ये माइक्रोब्स को कैरी कर रहे होते हैं, ट्रॉमा या माइक्रोब्स। इवन कुछ एंडोजीनस सब्सटेंसेस भी स्टिमुलेट करते हैं पोटेंशियली हार्मफुल इन्फ्लामेशन अगर लार्ज अमाउंट डिपॉजिट हो जाए टिश्यू में। कुछ इस तरह के सब्सटेंस जैसे हमारे यूरेट क्रिस्टल होते हैं गाउट की डिजीज़ में, ये भी तो हमारे एंडोजीनस है, और कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल एथेरोस्क्लेरोसिस में, ये इन्फ्लामेशन करवाएंगे।
इसके अलावा इम्यून रिएक्शन से इन्फ्लामेशन कैसे होती है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ये रिएक्शन जो है ना नॉर्मली प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, तो डैमेज कर देता है इंडिविजुअल के ओन टिश्यूज़ को। इंजूरियस इम्यून रिस्पॉन्स डायरेक्ट हो सकता है अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजेंस, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, या फिर इनको इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन होता है अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस, जैसे कि एलर्जीज़ में या फिर माइक्रोब्स के खिलाफ। इन्फ्लामेशन मेजर कॉज है टिश्यू की इंजरी का इन दीज डिजीज़। चैप्टर 5 में देखेंगे, क्योंकि स्टिमुला इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का ऑटो इम्यून में और एलर्जिक डिजीज़ में सेल्फ एंड इन्वायरमेंटल एंटीजेंस होते हैं, तो वो एलिमिनेट नहीं हो सकते, और ये रिएक्शन जो है ना परसिस्टेंट होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं टू क्योर, और ये ऑफन एसोसिएटेड होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के साथ एंड आर इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन कैसे होती है माइक्रोब्स की और डैमेज्ड सेल्स की रिकॉग्निशन। फर्स्ट स्टेप जो है ना हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का, वो होता है रिकॉग्निशन ऑफ द माइक्रोब्स एंड द नेक्रोटिक सेल्स बाय किससे, सेलुलर रिसेप्टर्स से एंड सर्कुलेटिंग प्रोटीन से भी। सेल्स और रिसेप्टर जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं इन्वेडर्स को, वो इवॉल्व होते हैं एज एडाप्टेशंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एडाप्टेशन टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द एनवायरनमेंट एंड द रिस्पॉन्स दे ट्रिगर आर क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल। एक तो है सेलुलर रिसेप्टर माइक्रोब्स के लिए, फैगोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल्स जो कि सेल्स हैं एपिथेलिया में, एंड ऑल टिश्यूज़ जो कि फंक्शन करते हैं टू कैप्चर द माइक्रोब्स, एंड मैनी अदर सेल्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस इन्फेक्शियस पैथोजन की। द बेस्ट डिफाइंड इन रिसेप्टर्स में है बिलोंग टू द फैमिली टोल लाइक रिसेप्टर TLRS, जो नेम हुआ है फॉर फाउंडिंग द मेंबर टोल जीन, जो कि डिस्कवर हुआ ड्रोसोफिलिया में। टोल लाइक रिसेप्टर लोकेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में होते हैं और एंडोजोम्स में, तो ये एबल हैं टू डिटेक्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर और इंजेस्टेड माइक्रोब्स को। अदर माइक्रोबियल सेंसर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स में, ये वाले मेम्ब्रेन्स में थे, और एंडोजोम में ये साइटोप्लाज्म में अदर होते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर ना रिकॉग्नाइज करते हैं मोटिव को कॉमन टू मैनी माइक्रोब्स, जिसको कहा जाता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न पैम्प्स, उनको ये रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्निशन माइक्रोब की इन रिसेप्टर्स के साथ स्टिमुलेट होती है बाय द प्रोडक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्रेटेड एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब मतलब उसके रिकॉग्निशन के बाद सिक्रीशन होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। अब ये प्रोटीन्स में साइटोकाइंस आ जाते हैं जो इन्फ्लामेशन इंड्यूस कराएंगे, और एंटीवायरल साइटोकाइंस, इंटरफेरोन्स आ जाते हैं, और साइटोकाइंस और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो प्रमोट करती हैं लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन एंड इवन मोर पोटेंट इम्यून रिस्पॉन्स। हम रिटर्न करेंगे टोल लाइक रिसेप्टर्स को इन मोर डिटेल चैप्टर 5 में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी को एंड द अर्ली डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। दूसरा पॉइंट ये है सेंसर सेल डैमेज के, माइक्रोब्स के हमने देख लिए। अब सेल डैमेज के सेंसर जो हैं, सारे जो सेल्स हैं उनको साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं मॉलिक्यूल्स को और लिबरेट होते हैं या एल्टर हो जाते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल डैमेज, एंड हेंस अप्रोप्रिएटली कॉल्ड डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, क्योंकि डैमेज को सेंस करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स में यूरिक एसिड आ जाता है जो कि प्रोडक्ट है हमारी डीएनए ब्रेकडाउन का। एटीपी आ जाता है रिलीज फ्रॉम द डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंसनट्रेशंस हो जाएं, रिफ्लेक्ट करती हैं लॉस ऑफ आयंस क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंजरी हुई है। डीएनए जब रिलीज़ होता है साइटोप्लाज्म से एंड नॉट सीक्वेस्टर्ड इन द न्यूक्लियाई एंड इट शुड बी नॉर्मली एंड मैनी अदर रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट करेंगे मल्टी प्रोटीन साइटोसोलिक कॉम्प्लेक्स को, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमाजोम। इसको जाके ये डैम्स रिसेप्टर एक्टिवेट करेंगे इन्फ्लेमाजोम को, वो जाके जो है ना इंड्यूस कराएगा प्रोडक्शन साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 की। इंटरल्यूकिन 1 हमारा रिक्रूट करता है ल्यूकोसाइट को और इंड्यूस करवाता है इन्फ्लामेशन को। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस इन द साइटोसोलिक रिसेप्टर्स are the cause of rare diseases known as auto-inflammatory syndrome, जो कैरेक्टराइज हुए हैं बाय स्पॉन्टेनियस इन्फ्लामेशन। इंटरल्यूकिन 1 के एंटागोनिस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं इन डिसऑर्डर्स में। इन्फ्लामाजोम भी जो है ना वो इम्प्लिकेट हुआ है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में यूरेट क्रिस्टल्स के साथ जो होता है। द कॉज ऑफ गाउट
कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स में, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस में, लिपिड में, इन द मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड ओबेसिटी एसोसिएटेड डायबिटीज़ में, एंड अमाइलॉइड डिपॉजिट्स इन द ब्रेन इन द अल्जाइमर डिजीज़। ये डिसऑर्डर डिस्कस हुए हैं रेलिवेंट चैप्टर में। अब उसके बाद पैथोजेंस, फिर सर्कुलेटिंग सेल्स में। अब सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स कैसे करती हैं? सेवरल प्लाज्मा प्रोटीन्स भी रिकॉग्नाइज करती हैं माइक्रोब्स को और फंक्शन करती हैं टू स्टिमुलेट द इन्फ्लामेशन एंड एट द टिश्यू साइट ऑफ इन्फेक्शन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रिएक्ट करेगा माइक्रोब के खिलाफ और प्रोड्यूस करता है मेडिएटर इन्फ्लामेशन के। बाद में देखेंगे सर्कुलेटिंग प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, वो रिकॉग्नाइज करती है माइक्रोबियल शुगर्स को और प्रमोट करती है इंजेक्शन माइक्रोब्स की और एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। अदर प्रोटीन्स में हमारी कलेक्टिन्स आ जाती हैं, वो भी बाइंड करती है माइक्रोब्स के साथ और प्रमोट करती हैं फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट अब हम करेंगे अक्यूट इन्फ्लामेशन स्टार्ट। अक्यूट इन्फ्लामेशन की 3 मेजर कंपोनेंट्स होती हैं। सबसे पहले डायलेशन होती है स्मॉल वेसल्स की, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है ना वो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो। उसके बाद इंक्रीज़ होती है परमिएबिलिटी ऑफ द माइक्रोवास्कुलेचर, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स और जो ल्यूकोसाइट है वो लीव करेंगे सर्कुलेशन को, और उसके बाद एमिग्रेशन होगी ल्यूकोसाइट्स की फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन, उनकी अक्यूमुलेशन होगी फोकस ऑफ इंजरी पे, और एक्टिवेशन होगी टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट। फिगर देखें, ये है वो फिगर। इसमें हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। मैक्रोफेजेस और जो अदर सेल्स हैं टिश्यू में, वो रिकॉग्नाइज करेंगे माइक्रोब्स को और डैमेज सेल्स को, और फिर लिबरेट करेंगे मेडिएटर्स जो ट्रिगर करेंगे वास्कुलर और सेल्यूलर के रिएक्शंस ऑफ द इन्फ्लामेशन। रिक्रूटमेंट होगी प्लाज्मा प्रोटीन्स की फ्रॉम द ब्लड, जो कि शोन नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले स्टिमुलस आया माइक्रोब्स और ये नेक्रोटिक टिश्यू है। ठीक है, ये किसने सेंस किया? प्रोडक्शन ऑफ द मेडिएटर्स, जिसने की रिकॉग्निशन हुई बाय मैक्रोफेजेस एंड अदर सेंटिनल टिश्यूज सेल्स इन द टिश्यूज। मैक्रोफेजेस ने रिकॉग्नाइज किया, डेंड्रिटिक सेल्स ने भी और मास्ट सेल्स ने। उन्होंने ऐसे मेडिएटर्स यानी अमाइन और साइटोकाइन्स रिलीज़ किए, जिससे जो रिक्रूटमेंट हुई ल्यूकोसाइट्स की। अब ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट चले गए यहाँ से। वेजो डायलेशन हुई पहले, तो इंक्रीज़ हुई वास्कुलर परमिएबिलिटी भी बढ़ी, जिसकी वजह से इडीमा भी हुआ। इन्फ्लक्स होगा ल्यूकोसाइट्स का और प्लाज्मा प्रोटीन्स का। अब एलिमिनेशन होगी माइक्रोब्स की और डेड टिश्यू की। मैक्रोफेज गए, साइटोकाइन, ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन एंड सेल, एंड फिर लास्टली रिपेयर होगा। जब कोई इंजीरियस एजेंट जैसे कि इन्फेक्शस माइक्रोब या फिर कोई भी डेड सेल इनकाउंटर होता है, तो फैगोसाइट जो रिजाइड कर रहे होते हैं ना टिश्यू में, वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं उस एजेंट को। एट द सेम टाइम फैगोसाइट्स और अदर सेंटिनल सेल्स टिश्यू में रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन या एबनॉर्मल सब्सटेंस की मौजूदगी को रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर रिएक्ट करते हैं बाय लिबरेटिंग सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो इन्फ्लामेशन को मीडिएट करते हैं। कुछ ये मीडिएटर्स एक्ट करते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स पे इन द विसिनिटी एंड प्रमोट करते हैं ईफ्लक्स ऑफ द प्लाज्मा एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स टू द साइट जहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट लोकेटेड होता है। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द अक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, ब्लड वेसल्स की रिएक्शन। वास्कुलर रिएक्शन अक्यूट इन्फ्लामेशन का कंसिस्ट करता है चेंजेस, एक तो फ्लो ऑफ द ब्लड में, दूसरा परमिएबिलिटी ऑफ द वेसल में। दोनों डिज़ाइन हुए हैं टू मैक्सिमाइज द मूवमेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स की और ल्यूकोसाइट्स के सर्कुलेशन से बाहर इनटू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन और इंजरी। एस्केप जो है ना इस फ्लूइड का और प्रोटीन्स का, ब्लड सेल्स का वास्कुलर सिस्टम में से टिश्यूज़ में, इंटरस्टिशियल में या कैविटीज़ में, बॉडी की कैविटीज़ में, उसको एक्सुडेशन कहते हैं। अब ये फिगर्स देखें, फॉर्मेशन एक्सुडेट की और ट्रांसडुएट की। ए वाला फिगर देखें, इसमें नॉर्मल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ब्लू एरो, ठीक है, जो कि 32 मिलीमीटर मर्करी का है एट द आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी बेड, और 12 मिलीमीटर मर्करी का है एट द वीनस एंड। ठीक है, मीन जो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ग्रीन एरो, वो अप्रोक्सीमेटली 25 मिलीमीटर मर्करी है, जो कि इक्वल है मीन कैपिलरी प्रेशर के। इसीलिए नेट फ्लो फ्लूइड का अक्रॉस द वास्कुलर बेड अक्रॉस नील होता है। बी वाला फिगर देखिए, एक्सुडेट बन रहा है इन्फ्लामेशन में, क्योंकि वास्कुलर परमिएबिलिटी बड़ी है एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल, जो स्पेसेस बना दे रही हैं थ्रू विच द फ्लूइड और प्रोटीन्स पास करें। सी वाला देखिए, इसमें ट्रांसडुएट बन रहा है, जिसमें से फ्लूइड तो लीक कर रहा है क्योंकि इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हुआ है या डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ है। देखिए ये डिक्रीज हो गया, ये हाइड्रोस्टेटिक बढ़ गया है। ठीक है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये सारा ये लेबल्ड है। एक्सुडेट जो है ना, वो एक एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड होता है जिसको हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, कंसनट्रेशन,
और उसमें सेलुलर डेब्रिस भी होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। ये इसकी प्रेजेंस इम्प्लाई करती है कि कोई इंक्रीज़ हुई है परमिएबिलिटी स्मॉल ब्लड वेसल्स की, टिपिकली इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। इन कंट्रास्ट जो ट्रांसटुएट होता है वो फ्लूइड होता है जिसमें लो प्रोटीन कंटेंट होगा और लिटिल या नो सेलुलर मटेरियल होगा और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। ये एसेंशियली अल्ट्रा फिल्ट्रेट हम कह सकते हैं, ब्लड प्लाज्मा का ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है जो प्रोड्यूस होता है जब ऑस्मोटिक या हाइड्रोस्टेटिक इम्बैलेंस हो अक्रॉस द वेसल जो नॉर्मल विथ नॉर्मल वास्कुलर परमिएबिलिटी। अब इडीमा जो है ना असल में वो डिनोट करती है एक्सेस ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल और सीरस कैविटीज़। ये या तो एक्सुडेट होगा या ट्रांसटुएट। पस क्या चीज़ है, डेफिनेशन याद कर लें, पस या परुलेंट एक्सुडेट एक इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट होता है जो कि ल्यूकोसाइट में रिच होता है, मोस्टली न्यूट्रोफिल्स, द डेब्रिस ऑफ द डेड सेल्स एंड इन मैनी केसेस माइक्रोब्स। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे चेंजेस इन द वास्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। सबसे पहला ये रिएक्शन है ऑफ द ब्लड वेसल इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। वास्कुलर के फ्लो में और कैलिबर में चेंज बिगिन होते हैं अर्ली आफ्टर द इंजरी और ये कंसिस्ट करता है फॉलोइंग का। वेजो डायलेशन इंड्यूस होती है कैसे, बाय एक्शन ऑफ सेवरल मेडिएटर नोटेबली हिस्टामिन से जो वास्कुलर स्मूथ मसल पे एक्ट करेगी। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन में और ये प्रोसीड करती है बाय ट्रांजिएंट वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, लेकिन ट्रांजिएंट। वेजो डायलेशन पहले इन्वॉल्व करती है आर्टीरियोल्स को, फिर लीड करती है ओपनिंग ऑफ द न्यू कैपिलरी बेड्स इन द एरिया। रिजल्ट होगा ये कि इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा जो कि कॉज है हीट का एंड रेडनेस जो होती है एरिदिमा एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ये वेजो डायलेशन की वजह से एरिदिमा रेडनेस होती है और इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। फिर वेजो डायलेशन क्विकली फॉलो होती है बाय इंक्रीज परमिएबिलिटी माइक्रोवास्कुलेचर की, विथ आउटपोरिंग होती है प्रोटीन रिच फ्लूइड की यानी एक्सुडेट की इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू। यानी वेजोडाइलेशन के बाद परमिएबिलिटी बढ़ रही है और प्रोटीन रिच एक्सुडेट जा रहा है एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में। लॉस फ्लूइड का और इंक्रीज वेसल का डायामीटर, ये दो चीज़ अब जो है ना लीड करेंगे स्लो ब्लड फ्लो में। अब ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है, कंसंट्रेशन रेड सेल्स की इन स्मॉल वेसल्स और इंक्रीज विस्कोसिटी जो है ब्लड की हो रही है। ये चेंजेस रिजल्ट करेंगे स्टेसिस होगी ब्लड फ्लो की, इनगोर्जमेंट होगी स्मॉल वेसल की, वो जैम हो जाएंगी स्लोली मूविंग रेड सेल्स के साथ जो कि हिस्टोलॉजिकली देखे गए हैं एज वास्कुलर कंजेशन एंड एक्सटर्नली एज लोकलाइज्ड रेडनेस एरिदिमा ऑफ द इन्वॉल्व टिश्यू। ठीक है, तो वास्कुलर कंजेशन हमें मिलेगी हिस्टोलॉजिकली और रेडनेस एरिदिमा मिलेगी टिश्यू में।